It is therefore very essential that all the rotating and reciprocating part should be completely balanced as far as possible. If these parts are not properly balanced, the dynamic forces are set up. I already told you. These forces not only increase the load on the bearing and stresses in the various members, but also produce unpleasant and even dangerous vibrations. Yeah. Now, next topic is balancing of rotating mass. Whenever a certain mass is attached to a rotating shaft, it exerts some centrifugal forces whose effect is to bend the shaft to produce vibration in it. In order to prevent the effect of centrifugal forces, another mass is attached to the opposite side of the shaft at such position so as balance the effect of centrifugal force of the first mass, and this is done such a way that centrifugal forces of the both masses are made to be equal. The process providing the second mass in order to counteract the effect the centrifugal force of the mass is called balancing of rotating mass. The following cases are important from the subject point of view. First, balancing of a single rotating mass by single mass rotating in the same plane. Balancing of single rotating masses by two masses rotating in different plane. Balancing of different masses rotating in the same plane. Balancing of the different masses rotating in the different plane. ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा और समझते हैं इस चीज को। बैलेंसिंग हमारा क्या है? बैलेंसिंग मैंने बताया कि जो भी हमारा कोई भी बॉडी है या कोई भी मशीनरी है या कोई भी व्हीकल है, उसके अंदर हमारे जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कि फ्लाई व्हील हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, सभी पार्ट हमारे क्या है? रोटेटिंग भी हैं और रेसिप्रोकेटिंग भी हैं। कुछ पार्ट इसमें हमारे, तो सभी को बैलेंस करना प्रॉपरली बहुत ज़रूरी है। यदि वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं होंगे तो वहाँ पर क्या होगा? अनप्लीजेंट वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा या डायनामिकली फोर्स सेटअप हो सकते हैं। क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी पॉइंट के अबाउट या किसी सीजी पॉइंट के अबाउट किसी बॉडी पर कोई मास लगाते हैं या लोड बढ़ाते हैं, तो वहाँ से वहाँ तक वो क्या कपल फॉर्म करने की कोशिश करता है या फिर मोमेंट फॉर्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, उससे क्या होगा? हमारा वो साइड वहाँ से हमारी क्या हो जाएगी? बैंड करना स्टार्ट कर जाएगी। बैंड होगी तो वियर एंड टीयर होगा, उसके बाद में वो पार्ट में क्या करना होगा? रिप्लेस करना होगा। दोबारा हम और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा कार को लेके चलते हैं, कार को हम चलाते रहते हैं, एक टाइम बाद क्या होता है कि हम उसके अंदर व्हील बैलेंसिंग कराते हैं, टो इन टो आउट चेक कराते हैं, किंग पिन इंक्लाइनेशन चेक कराते हैं। ठीक है, क्यों कराते हैं ये सारी चीज़ें? क्योंकि हमें पता लगता है, या कभी कभी क्या होता है ना कि तुमने देखा होगा कि जो हमारा ऑटोमोबाइल कार है कुछ भी है, उसके साइड जो भी के जो टायर्स होते हैं वो साइड से घिसने लग जाते हैं, तो कोई कहता है कि भाई इसका तो बैलेंसिंग गड़बड़ है या ये तो साइड खाने लगी है गाड़ी, इस तरह से बोलते हैं ना लोग। तो वो सब किस वजह से हो रहा है कि जो हमारा बैलेंसिंग वो प्रॉपरली नहीं है, जो हमारा बैलेंसिंग है उसके अंदर वो हमारा प्रॉपरली नहीं है। तो हम यहाँ पर जो बैलेंसिंग पढ़ने वाले हैं वो दो केसेस में पढ़ेंगे, रोटेटिंग के केस में पढ़ेंगे और रेसिप्रोकेटिंग के केस में पढ़ेंगे। तो रोटेटिंग के अंदर मैंने बताया कि यहाँ पर हमारे 4 केसेस हैं जो हमें स्टडी करना, रेसिप्रोकेटिंग अलग पढ़ेंगे। यहाँ तक अब भी किसी को कोई इशू है या कोई डाउट है तो भाई एक बार मुझे पूछो। आई विल एक्सप्लेन अगेन। इज एनी इशू? No, sir. Balancing of single rotating mass by a single mass rotating in the same plane. Let us consider a disturbing mass m1, this one, like which is shows in this figure by hashing line, okay, to a shaft rotating at a omega radian per second. This is the angular velocity. Let r1
be the radius of rotation. R1 be the radius of rotation of the mass m1. What is R1? That is the distance between the axis of rotation of the shaft and the center of gravity of the mass m1. Distance between axis of rotation, that is this one, and the CG of the mass m1, this one, this one. So you can say R1 is the distance between the axis of rotation point to the CG of the disturbing mass. Similarly, what is R2? It is the distance from the axis of rotation to the balancing mass. M2 is our balancing mass. Okay. So what is the centrifugal force? Centrifugal force is equivalent to M1 R1 omega square. M1 R1 omega square. I hope there is no issue. In order to counteract the effect this force, balancing mass M2 may be attached the same plane of rotation as that of the disturbing mass, such that centrifugal force due to two masses are equal and opposite. That is M1 R1 omega square. Second is M2 R2 omega square. Omega is same for both because whole body is rotated same angular velocity. Neither omega 1, neither omega 2. Now, next is let R2. I already talked about this. R2 is the radius of rotation of the balancing mass M2. You can say it is the distance between the axis of rotation of the shaft and the center of gravity of the mass M2. Right? Now, centrifugal force due to the mass M2 is equals to Fc2. We already discussed this. M2 R2 omega square. So for the balancing, we equate both equation first and second. First equation is Fc1 equals to M1 R1 omega square, and second is M2 R2 omega square. So we equate both equation. We can see the relation M1 R1 equals to M2 R2. If M2 is our balancing mass, M2 is our balancing mass, we want to calculate the quantity. So we use the relation M1 R1 upon R2. M1 R1 upon R2. You can also see that we don't want to increase, we don't want to put same weight, the same masses. Okay. We also use this relation if R2 increase or decrease. Now you can see that we find the value of R2. What is the value of R2? M1 R1 upon M2. Yeah, you can say M1 R1 upon R2. So that means the value of M2 is depend upon R1 or R2. If we increase the value of R2, the mass M2 will decrease. If we increase the value of R2, then mass M2 will decrease. And if we decrease this value, the mass of value of balancing mass will be increased. You can use this relation. Sir, this body